इस क्लास में जो प्रीवियस क्लासें हुई हैं उन क्लासेस में हम लोगों ने संसद के बारे में पढ़ाई कर रहे थे, संसद के बारे में हम जान रहे थे। यहाँ पर संसद के बारे में हमने बहुत कुछ जान लिया था। अब जो मेन है संसद का कार्य, यानी विधि निर्माण की जो प्रक्रिया है, जो संसद यानी विधायिका का कार्य है, उस पर हमें चर्चा करनी है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संसद की विधायी प्रक्रिया। टॉपिक का नाम है संसद की विधायी प्रक्रिया। संसद की विधायी प्रक्रिया। देखिए, संसद की विधायी प्रक्रिया क्या है। सबसे पहली बात ये समझिए कि संसद यानी विधायिका है। विधायिका का कार्य क्या होता है, संसद का कार्य क्या है। संसद का मेन कार्य है विधि का निर्माण करना, यानी कानून का निर्माण करना, विधि का निर्माण करना। उसे विधि बनानी होती है। देश को चलाने के लिए जो कानूनों की आवश्यकता होती है उन कानूनों का उसे निर्माण करना होता है, और वो भी संविधान के अंतर्गत, यानी संविधान से इतर नहीं जा सकते। संविधान को ध्यान में रखते हुए अपने क्षेत्र के विषयों पर उन्हें कानून का निर्माण करना होता। तो कानून यानी विधि का जो निर्माण है, उस प्रोसेस में क्या क्या स्टेप होते हैं, कैसे विधि का निर्माण होता है, उन सभी बिंदुओं पर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप एक चीज़ यहाँ पर ये समझिए कि होता क्या है। तो आपको पता है संसद के अंदर दो सदन हैं। संसद के अंदर दो सदन हैं। पहली बात तो आप ये जानते हैं कि संसद है, संसद बनती किससे है, राष्ट्रपति से प्लस राज्यसभा से प्लस लोकसभा से। ये हम चर्चा कर चुके हैं 79, आर्टिकल 79 में ये बात हम चर्चा कर चुके हैं। तो दो सदन जो हैं, लोकसभा और राज्यसभा, इनका कार्य क्या है। इनका कार्य है कि विषयों पर कानून का निर्माण करना, और वो कानून ये क्या होता है, विधेयक के माध्यम से इनके पास आता है। विधेयक के माध्यम से। अभी ये विधेयक के रूप में है, यानी बिल के रूप में है। अभी ये कानून का रूप नहीं लिया है। ये सिंपल एक जो प्रोसेस है किसी विषय पर, समझिए कि ड्राफ्ट है एक तरह का, कि भाई इस विषय पर ये बिंदु हैं, इन बिंदुओं को रखते हुए हम इस विषय पर कानून बना रहे हैं। तो संसद के दोनों सदनों में ये विधेयक आता है और दोनों सदनों से होकर निकलता है। उसके बाद ये विधेयक जाता है राष्ट्रपति के पास अनुमति के लिए, और अगर अनुमति प्राप्त हो जाती है तो ये विधेयक बन जाता है क्या, कानून का रूप ले लेता है, यानी लॉ बन जाता है, परमानेंट लॉ बन जाता है, कानून बन जाता है, स्थायी कानून का रूप ले लेता है। इतनी बात समझ में आई। कहने का मतलब ये है कि संसद के जो दोनों सदन हैं वो विषय पर विधेयक को पारित करते हैं, और जो विधेयक पारित होने के बाद अंतिम रूप से जाता है माननीय राष्ट्रपति महोदय के पास, और जब राष्ट्रपति महोदय उस पर अपनी सहमति प्रदान कर देते हैं तब वो क्या होता है, एक स्थायी कानून का रूप ले लेता है। इतनी बात क्लियर हुई। चलिए अब आगे देखते हैं। तो यहां पर सबसे पहले बेटा विधेयक आता है। विधेयक यानी बिल आता है। विधेयक होता क्या, देखिए, विधेयक या बिल किसी भी कानून का वह प्रारंभिक स्वरूप है जो संसद के सदनों के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है। कोई एक विषय है, उस पर कानून बनना है, तो कानून पे क्या क्या प्रावधान होंगे, क्या क्या उसमें चीज़ें होंगी, किस विषय पर है, इसका एक फॉर्मेट होता है, एक ड्राफ्ट होता है, उसे ही हम विधेयक कहते हैं। तो विधेयक जो है वो सदन में जाता है। जिस भी सदन में जाएगा उसे हम पहला सदन कहेंगे, और जो बचेगा उसे हम दूसरा सदन कहते हैं। अगर पहला सदन लोकसभा है
तो दूसरा सदन राज्यसभा होगा, और अगर पहला सदन राज्यसभा है तो दूसरा सदन लोकसभा होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर पहला सदन लोकसभा है तो दूसरा सदन राज्यसभा कहेंगे, और दूसरा सदन अगर राज्यसभा है तो पहला सदन लोकसभा होगा। मेरी बात क्लियर समझ में आ रही है? चलिए अब देखिए, विधेयक है वो सदनों में जाएगा, सदन से पारित होने के बाद किसके पास जाता है? राष्ट्रपति के पास जाता है, और राष्ट्रपति की अनुमति के बाद वो कानून का रूप ले लेता है। तो ये है संसद की विधायी प्रक्रिया, यानी प्रोसीजर ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, संसद की विधायी प्रक्रिया है ये। इसमें आप एक चीज़ को बिल्कुल क्लियर देख पा रहे हैं कि दोनों सदन सम्मिलित हैं और राष्ट्रपति सम्मिलित हैं। इसके बाद ये कानून का रूप ले लेता है। इतनी बात क्लियर हुई? अब एक चीज़ समझिए, यहाँ पर विधेयक के बारे में पहले जानते हैं। तो विधेयक जो है वो दो प्रकार से होता है। देखिए, विधेयक को इंट्रोड्यूस किया जाता है सदन में, जो भी हाउस है, चाहे वो लोअर हो, चाहे अपर हाउस हो, यानी चाहे वो लोकसभा हो, चाहे वो राज्यसभा हो, इन सदनों में विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है, बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है। और बिल को इंट्रोड्यूस करने के आधार पर, यानी प्रस्तुत करने के आधार पर, ये दो प्रकार का हो जाता है। देखिए, प्रस्तुत करने के आधार पर, प्रस्तुत करने के आधार पर क्या है? विधेयक। तो प्रस्तुत करने के आधार पर बच्चा विधेयक जो है वो दो प्रकार का हो जाता है। एक होता है सरकारी विधेयक, गवर्नमेंट बिल, एक होता है सरकारी विधेयक, और दूसरा होता है आपका गैर सरकारी विधेयक। एक है सरकारी विधेयक, एक है गैर सरकारी विधेयक। ये दो विधेयक प्रकार के विधेयक होते हैं। किस आधार पर? प्रस्तुत करने के आधार पे, यानी सदन के अंदर इंट्रोड्यूस करने के आधार पर विधेयक दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सरकारी विधेयक, दूसरा गैर सरकारी विधेयक। अब बात यह है कि सरकारी विधेयक किसे कहोगे और गैर सरकारी विधेयक किसे कहोगे? बताइए, सरकारी विधेयक कौन होगा और गैर सरकारी विधेयक कौन होगा? देखिए, सरकारी विधेयक उस विधेयक को कहा जाता है जो मंत्री परिषद के मंत्रियों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। क्या? कि ऐसे विधेयक जो मंत्री परिषद के मंत्रियों द्वारा प्रस्तुत किया जाए। मेरी बात समझ में आ रही है? कि ऐसा विधेयक जो सदन के अंदर मंत्री परिषद के जो मंत्री हैं, यानी सरकार के जो लोग हैं, जो प्रेजेंट में गवर्नमेंट बनी है, उनके लोग जो हैं उसे प्रस्तुत करते हैं, तो उसे सरकारी विधेयक कहा जाता है। और गैर सरकारी विधेयक क्या होता है? मंत्री परिषद के मंत्रियों के अलावा या उनको छोड़कर किसी भी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया था, किसी भी सदस्य द्वारा प्रस्तुत करते हैं।
मतलब सरकारी विधेयक ऐसा विधेयक होता है जो केवल और केवल मंत्री परिषद के मंत्री प्रस्तुत करते हैं, और गैर सरकारी विधेयक ऐसा विधेयक होता है जो मंत्री परिषद के मंत्रियों के अलावा कोई भी उसे प्रस्तुत कर सकता है। इतनी बात क्लियर हुई। तो प्रस्तुत करने के आधार पर हमारे पास दो प्रकार के विधेयक हैं, एक सरकारी यानी गवर्नमेंट बिल और दूसरा नॉन गवर्नमेंट बिल यानी गैर सरकारी विधेयक। सरकारी विधेयक वो विधेयक है जो केवल मंत्री परिषद के मंत्री क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं, सदन के अंदर प्रस्तुत करते हैं। और गैर सरकारी विधेयक ऐसा विधेयक जिसे मंत्री परिषद के मंत्रियों के अलावा कोई और सदस्य प्रस्तुत करता है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं गैर सरकारी बिल या गैर सरकारी विधेयक। अब देखिए मंत्री परिषद, यहां पर एक चीज समझिएगा, नॉन गवर्नमेंट जो बिल है उन बिल में ये भी है कि कोई भी सदस्य जो सदन का सदस्य है लेकिन मंत्री परिषद का नहीं है, अगर वो प्रस्तुत करेगा तो वो गैर सरकारी ही माना जाएगा, ना कि सरकारी। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। तो प्रस्तुत करने के आधार पे बच्चा ये दो प्रकार के होते हैं। बात समझ में आई। अब देखो संसद के अंदर बिलों पर जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसीजर अप्लाई किया जाता है, उस आधार पर भी हम बिलों को डिवाइड करते हैं कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पर प्रस्तुत करने के आधार पे है, इंट्रोड्यूस करने के आधार पे था। अब आगे क्या है कि ऐसे बिल जो संसद के प्रक्रिया के आधार पर, संसद के अंदर बिलों पर अलग अलग प्रक्रिया होती है, अलग अलग प्रक्रियाएं चलाई जाती हैं, तो उसमें हम देखते हैं। इतनी बात क्लियर हुई। अब देखिए अगर हम बात करते हैं कि प्रोसीजर की, यानी जो प्रोसीजर अपनाया जाता है, जो तरीका अपनाया जाता है उन बिलों को पास करने में या इनको इंट्रोड्यूस करने में, तो उस आधार पर विधेयक या बिल कितने प्रकार के होते हैं, तो उस आधार पर ये 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले बेटा साधारण विधेयक, ऑर्डिनरी बिल, साधारण विधेयक। विस्तार पूर्वक इनके बारे में हम पढ़ेंगे। साधारण विधेयक। दूसरा क्या है? धन विधेयक। धन विधेयक यानी मनी बिल। धन विधेयक यानी मनी बिल, आर्टिकल 110। फिर आता है वित्त विधेयक यानी फाइनेंशियल बिल। फिर क्या आता है? वित्त विधेयक यानी फाइनेंशियल बिल, आर्टिकल 117। फिर आपका आता है संविधान संशोधन, संविधान संशोधन विधेयक, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, आर्टिकल 368। बात समझ में आई? ये 4 प्रकार के जो विधेयक हैं वो किस आधार पर हैं? प्रक्रिया के आधार पे। प्रक्रिया के आधार पे। किस आधार पर हैं? प्रक्रिया के आधार पर। क्यों? क्योंकि प्रक्रिया के आधार पे जहां पर देखिए क्यों रखा गया है, जैसे अगर मनी बिल की बात करें तो मनी बिल केवल और केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, उसका तरीका अलग है, उसका तरीका अलग है। आर्टिकल 109 में इसका प्रोसीजर लिखा हुआ है पूरा कि मनी बिल को किस प्रकार से पारित किया जाएगा, और डेफिनेशन इसकी 1110 में, 110 में है। बात समझ में आ रही है? तो प्रोसीजर जो तरीका है उस आधार पर जो बिल हैं, इन बिलों को भी डिवाइड किया जा सकता है 4 प्रकार से। साधारण विधेयक ऑर्डिनरी बिल, धन विधेयक यानी मनी बिल, वित्त विधेयक यानी आपका फाइनेंशियल बिल, और संविधान संशोधन विधेयक यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। मेरी बात समझ में आई? चलिए इतना क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आगे है क्या? आगे एक बिलों को कैसे प्रस्तुत किया जाएगा, कैसे उन्हें पारित किया जाए, इनके बारे में है। तो देखिए
हम सबसे पहले ऑर्डिनरी बिल के बारे में बात करेंगे, साधारण बिल के बारे में बात करेंगे, और इस बिल से हम जानेंगे कि कैसे प्रक्रिया चलती है, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, फिर आगे के बिलों पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो फिर हमारा ये है बिल, यानी विधेयक है। कौन सा है? साधारण। तो साधारण विधेयक है, ऑर्डिनरी बिल है। इसके बारे में ये कहा जाता है कि साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, और दो ही सदन हमारे पास हैं, एक है लोकसभा और दूसरा राज्यसभा है। तो यानी जिस भी सदन में ये आएगा बच्चा, वो क्या आएगा? पहला सदन। तो यहां पर एक बात ये हो गई, क्या हो गई, कि किसी भी सदन में, किसी भी सदन में प्रस्तुत होगा। ठीक, किसी भी सदन में इसे प्रस्तुत किया जा सकता है। तो यानी यहाँ पर लोकसभा भी हो सकता है और राज्यसभा भी हो सकता है। तो सदन वन अगर लोकसभा है तो ये राज्यसभा भी हो सकता है। यानी साधारण बिल संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। मेरी बात समझ में आ रही है? चलिए आगे देखिए। अगर ये लोकसभा है तो दूसरा सदन जो हमारा बचेगा, सदन 2। तो अगर ये लोकसभा है तो ये राज्यसभा हो जाएगा, और अगर ये राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हुआ है तो ये लोकसभा हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? बोलिए, एकदम क्लियर है? अब देखिए आगे देखिए। सदन 1 यानी जो पहला हाउस है उसे पारित करेगा, उसे पारित करके कहाँ भेजेगा? दूसरे सदन के पास। अब दूसरा सदन जो है उसके पास क्या है कि वो इस बिल के साथ, इस विधेयक के साथ क्या कर सकता है? बात समझिए, ध्यान से समझिएगा कि सदन 1 क्या कर सकता है? इसे पारित कर सकता है या पास कर सकता है। और अगर ये पास कर देता है तो फिर वही राष्ट्रपति महोदय के पास जाएगा, उस पर हम अभी चर्चा करेंगे। दूसरी बात क्या है कि यह संशोधन की मांग कर सकता है, संशोधन के लिए वापस कर सकता है। और तीसरी बात क्या है कि वह 6 माह तक रोक सकता है। बात समझ में आ रही है? कि 3 चीजें कर सकता है। यानी जब भी विधेयक पहले सदन से पारित होकर, साधारण विधेयक पहले सदन से पारित होकर दूसरे सदन के पास जाएगा तो दूसरा सदन क्या कर सकता है? उस विधेयक को या तो वो पारित कर देगा जैसा वो आया था पहले सदन से, दूसरे सदन ने सभी चीज़ों को स्वीकार करते हुए उसे पारित कर दिया राष्ट्रपति महोदय के लिए, उन्हें राष्ट्रपति महोदय के पास भेजना था तो दूसरे सदन ने उसे पारित कर दिया। लेकिन दूसरा तरीका है कि अगर भाई दूसरे सदन को ये बात लगे कि भाई इस बिल में ये चीज़ें हमें स्वीकार नहीं है, और पहले सदन के पास भेजे कि आप इन इन बिंदुओं पर क्या करिए, संशोधन करिए, इसके बाद हम इसे स्वीकार करेंगे, और पहला सदन क्या करे, उस बिंदुओं पे संशोधन ही ना करे, यानी दोनों सदन उन संशोधनों पर सहमत ना हो पाए। बात समझ में आ रही कि दोनों सदन उन बिंदुओं पर सहमत नहीं हो पा रहे हैं। एक तो ये बात कर सकता है। दूसरा कि तीसरा क्या है कि जो विधेयक, जो बिल पहले सदन से पारित होकर दूसरे सदन के पास आया है तो वह दूसरा सदन उसे 6 माह तक
अपने पास रोक के रखता है, यानी उसे पारित नहीं करता है। इन परिस्थितियों में, इन दोनों परिस्थितियों में क्या होता है, एक नई चीज आती है समझ में आपको, कि इसे कहते हैं गतिरोध। यानी बिल पर दोनों सदन सहमत नहीं हैं, दोनों सदन उस बिल पर सहमत नहीं है। और बच्चा ये बात आपको कंफर्म पता है कि कोई भी बिल तब तक कानून नहीं बन सकता या राष्ट्रपति महोदय के पास तब तक उनकी स्वीकृति के लिए नहीं जा सकता जब तक वह संसद के दोनों सदनों से होकर ना निकले। देखिए कोई भी बिल है, अगर हम बात करते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, देखो मनी बिल को सबसे अच्छा एग्जाम्पल माना जाएगा इसमें। आप समझिए मनी बिल को जो हम पढ़ाएंगे तो मनी बिल की ज़्यादातर पावर लोकसभा के पास है। अगर मैं ज़्यादा क्या, पूरी पावर लोकसभा के पास है। वो वहीं इंट्रोड्यूस होता है, अध्यक्ष उसे प्रमाणित करता है और वहाँ से वो राज्यसभा के पास जाता है। लेकिन राज्यसभा के पास सिर्फ 14 दिनों के तक ही अपने पास रोक रख सकने का अधिकार प्राप्त है। हालांकि वो संशोधन की मांग कर सकता है, परंतु पहला सदन बाध्य नहीं है। अगर वो 14 दिनों तक रोक के रखता है तो उसके बाद वह स्वतः ही पारित हो जाता है। फिर भी देखो यहाँ पर फिर भी दोनों सदनों में वो गया है। हालांकि वो 14 दिन बाद स्वतः ही पारित मान लिया जाएगा, लेकिन गया तो दोनों सदनों में है ना। तो एक बात यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि बिल को दोनों सदनों से होकर निकलना महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, और ये होना ही आवश्यक है। बात समझ में आ रही है? तो जब भी ऐसी परिस्थिति विद्यमान होती है तो एक नया टर्म आता है 108 के अंतर्गत, आर्टिकल 108 के अंतर्गत क्या है, उसे संयुक्त बैठक कहा जाता है। संयुक्त बैठक कहा जाता है। उस टर्म को क्या कहते हैं, संयुक्त बैठक, ज्वाइंट सिटिंग कहा जाता है। यानी अब उस बिल पर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को क्या किया जाएगा, बुलाया जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है? यहाँ तक कोई दिक्कत? अगर यहाँ पर क्या होता है, ये बिल को पारित कर देते हैं तो ये राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति अपने सभी विकल्पों का प्रयोग करेगा। यानी वो इसे स्वीकृति दे सकता है, इसे स्वीकृति देने से मना कर सकता है, या पुनः विचार के लिए इसे विधायिका को वापस भेज सकता है। इतनी बात क्लियर हुई? यहाँ तक समझ में आया? ये है साधारण विधेयक। तो साधारण विधेयक के मुख्य बातें क्या हैं? साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। पहली बात, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहां पर हम इस चीज को समझ लेते हैं। तो पहला बिंदु क्या निकला, किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जाता है। किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक। दूसरा क्या है, दूसरी बात यह है यहां पर कि जब किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है तो यहां पर राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। मतलब इस बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरी बात क्या है इसमें, साधारण बहुमत से ये पारित हो जाता है। साधारण बहुमत से इसे पारित किया जा सकता है। बात समझ में आ रही है? फिर चौथा पॉइंट क्या है, राष्ट्रपति
सहमति दे सकते हैं, सहमति से मना कर सकते हैं, या पुनः विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। ठीक, और अंतिम पॉइंट क्या है कि इस पर संयुक्त बैठक होगी अगर ज़रूरत पड़ती है। तो जो ऑर्डिनरी बिल है, जो हमारा ये बिल है, साधारण विधेयक है, साधारण बिल है, इस पे हमने हर बिंदु पे चर्चा कर ली, और ये एक एग्जाम्पल भी है कि संसद की विधायी प्रक्रिया को समझाने का। बात समझ में आ रही है? चलिए, अब जो टर्म इसमें आया है एक नया, संयुक्त बैठक। क्या होती है संयुक्त बैठक, और संयुक्त बैठक कैसे क्यों होती है, कितनी बार हुई है, क्या इसका तरीका है, इन सभी बिंदुओं पर हम चर्चा करते हैं। तो अगला जो हमारा वो है संयुक्त बैठक। संयुक्त बैठक, देखो सबसे पहली बात है कि इस आर्टिकल में है, तो संयुक्त बैठक आर्टिकल 108 या अनुच्छेद 108 में है। तो किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 108 में आपकी क्या है? संयुक्त बैठक है। अनुच्छेद 108 में क्या है? संयुक्त बैठक है। बात समझ में आई? तो संयुक्त बैठक का मतलब क्या है? संयुक्त बैठक का मतलब है ऐसी बैठक जिसमें लोकसभा और राज्यसभा साथ में होंगे। लोकसभा और राज्यसभा दोनों साथ में होंगे। लेकिन ऐसा होगा क्यों? ऐसा होने का तरीका क्या है? क्यों होता है? बात समझिए ध्यान से। विधेयक है, ये विधेयक है, ठीक। विधेयक पारित होकर कहां पहुंचा? सदन 1 में, और सदन 1 से पारित होकर कहां जाएगा? सदन 2 में या दूसरा सदन। ये लोकसभा है तो ये राज्यसभा होगी, अगर ये राज्यसभा है तो ये हो गया, ठीक। अब दूसरा सदन क्या करता है? दूसरा सदन क्या करता है बेटा? इसमें संशोधन की मांग करे, वापस भेजे, संशोधन के लिए वापस भेजे, और पहला सदन संशोधन ना करे, स्वीकार करे। एक तो ये बिंदु। दूसरा बिंदु क्या है कि दूसरा सदन विधेयक को 6 माह तक रोक ले, 6 माह तक रोक ले। यानी अगर कोई साधारण विधेयक, अगर कोई ऐसा विधेयक जिसे दूसरा सदन, प्रथम सदन ने पारित किया और दूसरा सदन 6 माह से अधिक समय तक, 6 माह तक अपने पास रोक के रखता है, उसे पारित नहीं करता है, ना ही संशोधन के लिए वापस भेजता है, तब, या फिर दूसरा सदन उसे पहले सदन के पास संशोधन के लिए भेजे और दूसरा सदन उस पर संशोधन ना करे, यानी वो उन संशोधनों पे सहमत ना हो, तो ऐसी कंडीशन में ऐसी जो उत्पन्न होती है, इसे गतिरोध की स्थिति कहते हैं। मतलब दोनों सदन उस विधेयक पर सहमत नहीं है। दोनों सदन जब उस विधेयक पर सहमत नहीं है, तब संयुक्त बैठक क्या की जाती है? बुलाई जाती है। तब संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, ठीक। अब प्रश्न ये उठता है, तो संयुक्त बैठक बुलाता कौन है? तो देखिए, राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। ठीक, कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। क्यों बुलाता है संयुक्त बैठक? विधेयक पर दोनों सदन
सहमत ना हो, यानी विधेयक पर दोनों जो सदन है वो सहमत नहीं हो पा रहे हैं, तो इस परिस्थिति में राष्ट्रपति क्या करता है, संयुक्त बैठक को बुलाता है। किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 108 यानी अनुच्छेद 108 में। बात समझ आई। अब देखिए, जब ये संयुक्त बैठक होती है तो इसकी जो कार्यवाही है वो किस सदन के अनुसार चलाई जाएगी, तो इसकी कार्यवाही जो है वो लोकसभा के नियमानुसार चलती है। यानी संयुक्त बैठक की कार्यवाही लोकसभा के नियमानुसार संचालित होती है। ठीक। अब जब बेटा लोकसभा के नियमानुसार संचालित होती है तो इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। कौन करता है, इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती। किसकी अध्यक्षता, इस संयुक्त बैठक की। ये प्रश्न बना है, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। अब देखिए यहां पर समझिए, अगर लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित है, किसी कारणवश लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता नहीं कर पाता है, तब क्या होता है, अगर लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित है तो उसके स्थान पर लोकसभा का उपाध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करेगा। और यदि लोकसभा का उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित है तो यहाँ पर उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, उसकी अध्यक्षता की जाएगी राज्यसभा के उप सभापति के द्वारा। सभापति नहीं, सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं, उनके द्वारा नहीं की जाएगी। यहाँ पर कौन करेगा, अगर लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हैं तब इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता राज्यसभा के उप सभापति, वाइस जो चेयरपर्सन है, चेयरमैन है, उनके द्वारा की जाएगी। तो बात समझ में आ रही है। और अगर यदि राज्यसभा के उप सभापति भी अनुपस्थित हैं तो उस बैठक में से, यानी संयुक्त बैठक में से कोई व्यक्ति उसकी अध्यक्षता करता है। बात समझ में आ रही है, कितनी क्लियर बात हुई। चलिए अब देखिए, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक, इन दोनों विधेयक पर संयुक्त बैठक बेटा नहीं हो सकती, संयुक्त बैठक नहीं। यानी धन विधेयक आर्टिकल 110 और 368 आर्टिकल संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती, बाकी विधेयकों पर बुलाई जा सकती है। बात समझ में आ रही है। तो अध्यक्ष कौन है, किन किन विधेयकों को बुलाई जा सकती है, इतनी बात क्लियर हुई। वर्तमान समय में कितनी बार, ये 3 बार इसकी बैठक बुलाई गई है। कब कब बुलाई गई है, क्यों बुलाई गई है। देखिए, पहली बार जब बुलाई गई तो दहेज निरोधक विधेयक पर बुलाई गई, दूसरी बार बुलाई गई तो आपका बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक पर, और तीसरी बार आतंकवाद निरोधी विधेयक पर बुलाई गई। बात समझ में आ रही है। तो 3 बार अभी तक ये 3 बार बुलाई जा चुकी है। ठीक, तो ये था हमारा संयुक्त बैठक। तो अब हमने साधारण विधेयक, संसद की विधायी प्रक्रिया और इसके बारे में जान लिया है। अब आगे की क्लास में हम, अगली क्लास में अपने जो मनी बिल है यानी धन विधेयक, वित्त विधेयक और संविधान संशोधन के बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।